हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी। बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड का। आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है और साथ ही साथ इसको प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं। और हम लोग जानेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लेक्चर रहने वाला है। इन जो भी टॉपिक आज के क्लास में लिए गए हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जरूर आपके पूछे जाते हैं। और हम इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, चाहे आपका रिटन एग्जाम हो चाहे एमसीक्यू एग्जाम है, दोनों एग्जाम के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपके इन सभी टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर सेकंड लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बी वेक्टर लिख दीजिए, बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर्ल यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका क्या कहता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जो होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, वो क्या होता है, म्यू डॉट टाइम मतलब परमिएट जितना भी टोटल करंट उस क्लोज्ड सरफेस में है और इनटू जो म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यही एम्पियर सर्किटल लॉ में देखिए बताया जाता है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ को आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि जो लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है किसका किसका मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डीएल वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स इनटू टोटल करंट होता है। टोटल करंट उस क्लोज्ड सरफेस में जितना है उसके बराबर होता है। ये किसने बताया था, एम्पियर्स ने बताया था। ठीक है, तो यहां से ये भी लॉ हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं और ये आपका सोलेनॉइड में यूज होगा, आप टोरॉइडर पढ़ेंगे तो वहां पे भी यूज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्लोज्ड पाथ के लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे तो वो हमेशा हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ देखिए कैसे कर सकते हैं। तो इसको प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ बहुत इजी है। इसको प्रूफ हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा कोई क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में देखिए इसके बारे में बात किया था। हाँ, थोड़ा सा पिछले क्लास के भी बारे में बता दूं। पिछले क्लास में हमने सीखा था कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और बायोट सेवर्ट लॉ क्या होता है, और उसका एक एप्लीकेशन देखा था कि अगर किसी स्ट्रेट वायर के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, किसी भी पॉइंट छोटे से लेंथ है किसी भी पॉइंट पे, तो आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कोई वायर ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे कोई वायर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इस वायर में देखिए मान लीजिए कि आई करंट आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बताना है किसी भी पॉइंट पे या मैग्नेटिक फील्ड आपका किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म होता है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि ओरस्टेट का एक्सपेरिमेंट में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पे ओरस्टेट का एक्सपेरिमेंट जब आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल आपकी फॉर्म करती हुई इस वायर के अराउंड इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना हो, लेकिन हाँ थोड़ी सावधानी से क्या करना है, कोई भी खुला वायर ले लीजिए, उसमें करंट पास करवाइए और फिर छोटे छोटे आपके जो आपके आयरन के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे एकदम, वो टुकड़े अगर आप डाल देंगे कोई कार्डबोर्ड रख के, तो यहाँ पे जब करंट आपका पास होगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्कल बनते हुए वहां पे आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का किया जाए तो वो म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई टोटल जितना करंट आपका इस क्लोज लूप में पास हो रहा है, क्लोज लूप के
अराउंड जो भी वायर है उसमें जितना करंट पास हो रहा है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो ये सर्कल है वो केवल एक सर्कल है और इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपका यहाँ से r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया है, ये कौन सा वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। कौन सा वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। पहले देखो आपका बायो सेवर्ट लॉ से हमने किसी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकाला था, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे क्या था आई, और यहाँ पे ब्रैकेट में साइन φ1 प्लस साइन φ2 था। यही तो फॉर्मूला था। और अगर हमारा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाता है तो उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अगर मैं दोनों जगह 90 रख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये साइन 90 के वैल्यू 1 और इस साइन 90 के वैल्यू 1 हो जाएगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या आ गया 2i बाई, यहाँ पे r भी रहेगा ना, यहाँ पे r हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आर कैप, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का अगर केवल मैग्नीट्यूड देखें तो ये आपका इतने के बराबर आएगा। ठीक है, तो किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए अगर हम लोग किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इस वायर का जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए ये हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल के आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r के बराबर निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर करंट आपका अपर डायरेक्शन में जा रहा है तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसे होगा, देखो अपने करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखो, करंट आपका ऊपर जा रहा है तो ये आपका फिंगर भी ऊपर हो गया, थंब आपका ऊपर हो गया, और अपने इस पूरे जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट को आप कर्ल करिए, जिधर कर्ल आता है उधर आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अच्छा मैं पार्टिकुलरली केवल इस पॉइंट पे मैं बात करूं, केवल इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो किधर होगा, तो इसके लिए हम लोग किसके यूज करते हैं, राइट हैंड पाम रूल का। ठीक है, अब देखो करंट अपर साइड जा रहा है और जिधर आपका पॉइंट है उधर अपने चारों फिंगर्स को करिए, तो यहाँ पे थंब आपका करंट के डायरेक्शन में, जिधर पॉइंट है उधर अपने चारों फिंगर को कर लिया। तो यहाँ पे जो ये फिंगर का फेस होता है, जो हमारे राइट हैंड का जो फेस होता है, ये किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो देखो ये आपका करंट है, यहाँ पे हमारा फेस, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ये आपका कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से निकल के आने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl वेक्टर ले लेता हूं और ये आपका b वेक्टर है। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब देखो इन्हीं, ये जो हमने क्लोज्ड सरफेस लिया है, अब यही छोटे छोटे dl से मिलकर बना होगा, ये छोटे छोटे dl से बना होगा। तो अगर मैं b dl को इंटीग्रेट कर दूं, अब देखो यहाँ से होगा क्या, अब देखो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर ये है। ठीक है, हमको क्लोज लाइन इंटीग्रल करना है तो पहले मैंने बी डीएल लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डीएल का जो डायरेक्शन होता है, डीएल को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएल आपका क्या होता है, लेंथ एलिमेंट होता है। क्या होता है, लेंथ एलिमेंट। और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो, एक मिनट, ठीक है, अब देखो जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है सेम उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, इस डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस पॉइंट पे किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो ये डीएल वेक्टर का भी डायरेक्शन आपका ये इधर ही होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, एंगल यहाँ से हमको पता चल गया कि इनके बीच का एंगल जो है 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे है तो कोई एंगल आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बी डी एल केवल लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस 0 की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 1 होती है तो बी डी एल आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे लाइन इंटीग्रल कर रहे थे, क्लोज लाइन इंटीग्रल,
बी डीएल आपका क्या आना चाहिए, म्यू नॉट टाइम्स इनटू आई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया है, उसके कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, अब क्योंकि यहाँ पे बस केवल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात होगी, तो यहाँ पे बी का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I आर, यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको लाइन इंटीग्रल इनटू आपका डीएल कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका कांस्टेंट होता है, 10⁻⁻7 वैल्यू होती है इसकी। अब देखो जो करंट है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 2I भी बाहर आ गया, 2 भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अब देखो R भी कांस्टेंट है। R क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से इस जो सर्कल फॉर्म किया, हाइपोथेटिकल जो सर्कल हमने माना है मैग्नेटिक फील्ड का, अब देखो इस पॉइंट से हमेशा किधर भी जाओगे हमेशा ये आपका आर ही डिस्टेंस पे होगा, तो ये भी आपका आर भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बस क्लोज लाइन इंटीग्रल किसका बचा, डीएल का बचा। अब देखो डीएल हमने क्या लिया है, इतना सा पार्ट लिया है, अगर फिर इतना सा पार्ट लेंगे फिर इतना सा पार्ट, छोटे छोटे डीएल को मिला के ये पूरा सर्कल फॉर्म हुआ है, तो इसका हम लोग केवल डीएल का क्या रखेंगे, सरकमफ्रेंस रख देंगे, क्योंकि यही तो आपका यहाँ पे पूरा सरकमफ्रेंस को ऐड कर देंगे तो ये पूरा सर्कल फॉर्म हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I/r इंटू डीएल का वैल्यू क्या रखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r के बराबर होता है। अब देखो 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल जो होगा वो आपका किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट आई के बराबर हो गया। ठीक है, तो किसी भी क्लोज्ड कर्व के लिए अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हमेशा हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और जो ये करंट रहने वाला है ये आपका टोटल करंट रहने वाला है। अगर आप दो वायर लेते हो और एक लूप बनाते हो तो वहां पे दोनों वायर का करंट यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट इस वायर में फ्लो हो रहा है और एक और वायर अगर हम लोग ले लें जिसमें 5 एम्पियर का करंट इसी सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 5 मतलब 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट इस वायर में अपर साइड फ्लो हो रहा है और 5 एम्पियर का करंट आपका नीचे की साइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे करंट आपका क्या हो जाएगा 5 एम्पियर - 5 एम्पियर, तो मतलब 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए इसका डेफिनेशन स्टेटमेंट कैसे लिखना है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखो, इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड a closed path equal to the total current enclosed by the path multiplied by the permeability of free space। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। ये आपका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रहना चाहिए, अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप हमेशा वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से स्टेटमेंट इसकी लिख देना। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ में देखिए, यहाँ पे प्रूफ किया गया है। एक वायर है, ये वायर आपका यहाँ पे मान लीजिएगा एक वायर है जिसमें करंट आपका आई इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायर से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल लिया है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जो सेम मैंने फिगर बनाया है वही है। और स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर ये दिख रहा है कि नहीं आपको, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलिए, रियल वेक्टर ऑफ द सर्कुलर लाइन ऑफ द कांस्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो टेंजेंशियल द सर्कल इज सो दैट बी डॉट डीएल आर पैरेलल, और यहाँ पे क्या बचेगा बी डीएल बचेगा। ये कह रहा है कि बी और डीएल के बीच में एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल फॉर द होल क्लोज्ड पाथ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका कांस्टेंट हो गया, डीएल की वैल्यू 2 पाई r के बराबर है, b की वैल्यू हमको पता है, यहाँ पे रख देंगे सॉल्व कर देंगे, ये हमारा प्रूफ आ गया। छोटा सा प्रूफ है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, अब देखो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी मैग्नेट के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा? अगर ये मान लो कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ है, साउथ है। एक मिनट, दिख रहा है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी इस प्रकार से यहाँ से इस फॉर्म में आपकी ड्रॉ होती हैं, ठीक है। ये अंदर जाके भी मिलती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी जो हैं वो आपकी इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इसी प्रकार से देखने को मिलती हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। हमको क्या निकालना है? डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस। और हमको क्या निकालना है? कर्ल निकालना है। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर याद है तो आप आसानी से इसको बता सकते हो। देखो, डाइवर्जेंस का मतलब मैंने पिछले क्लास में, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने निकलवाया था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? फ्लो को दिखाता है, ठीक है। फ्लो को दिखाता है, जैसे किसी पाइप से पानी बह रही है तो वो क्या है? वो डाइवर्जेंस हम उसमें डाइवर्जेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। और कर्ल आपका क्या होता है? ये किसी रोटेशन को दिखाता है, किसी रोटेशन को दिखाता है। अगर आपका कोई भी रोटेशन नहीं है तो इसको इरोटेशनल बोलेंगे। अगर यहाँ पे रोटेशन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल, रोटेशन है, ठीक है। तो यहां से आप देख के बताइए, क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी पानी की तरह बह रहा है? यहाँ पे किसी पानी की तरह बहते हुए दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो आपका आंसर होगा नहीं। आपका किसी पानी की तरह बहता हुआ अगर आपको दिखता तो मान लो कि ये आपका कोई पाइप है, ये आपका कोई पाइप आपने ले लिया और यहाँ से वाटर आना चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी सीधे इस प्रकार से पास होनी चाहिए थी इस पाइप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपकी क्या है? एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, एक सर्कुलर लूप फॉर्म कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो रोटेशन, इनमें कुछ ना कुछ क्या होता है? रोटेशन होता है। तो मतलब जो अगर हम लोग कर्ल निकालेंगे, किसका कर्ल निकालेंगे? किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमको कुछ ना कुछ क्या मिलनी चाहिए? वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एक क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है, क्लोज्ड कर्व, एक रोटेशन को दिखा रही है। और इसका जो डाइवर्जेंस होना चाहिए, यहां से हमको समझ में आ गया कि इसका डाइवर्जेंस जो होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये एक फ्लो को नहीं दिखा रहे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो आपकी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही थी, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे एक फ्लो को दिखा रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक फ्लो को दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप को नहीं फॉर्म कर रहा था, इसलिए डेल क्रॉस बी वहां पे 0 आ रहा था, डेल क्रॉस ई आपका 0 आ रहा था। लेकिन डेल क्रॉस बी के केस में, डेल क्रॉस बी यहाँ पे चूंकि ये रोटेशन को दिखा रहा है, इसलिए डेल क्रॉस बी के हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डाइवर्जेंस और कर्ल का मतलब हमको क्या क्या चीजें प्रूफ करनी है। तो एक विजुअली एक आपको फिगर के द्वारा एक आइडिया लग गया कि हमको डेल डॉट बी जो है वो आपका 0 के बराबर प्रूफ करना है, और जो डेल क्रॉस बी है उसके कुछ ना कुछ वैल्यू प्रूफ करनी है, ठीक है। तो यहां से ये चीजें आपको यहाँ पे रिमाइंड हो गई होंगी। चलिए, अब कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो मान लेते हैं कि आपका ओपन सरफेस हम लोग ले लेंगे, और एक ओपन सरफेस को एक क्लोज्ड कर्व, कोई भी क्लोज्ड कर्व से मान लीजिए हमने घेर दिया है, ठीक है, या क्लोज्ड कर दिया है ये सी से हमने। और यहाँ पे ये जो सरफेस है आपका ये यस है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसमें अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग यहाँ पे करंट है, आपका करंट डेंसिटी है, J1 वेक्टर है, J2 वेक्टर है,
यहाँ पे J3 वेक्टर है, तो हमको पता है कि अलग अलग पॉइंट पे अगर J1 J2 J3 अलग अलग पॉइंट पे वेक्टर हैं, तो हम लोग को अगर टोटल करंट आपको बताना होगा तो यहाँ पे इस टोटल करंट डेंसिटी को भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इस टोटल करंट को अगर मान लीजिए हमको बताना है, आई टोटल अगर बताना है, तो ये किसके बराबर होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सभी जो करंट डेंसिटी है इनको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड कर कैसे कर सकते हैं हम लोग, किसका, आप इंटीग्रल का यूज करके, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल का यूज करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो J डॉट ds वेक्टर मतलब करंट और करंट डेंसिटी के बीच में ये रिलेशन हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये चीजें मैंने क्लासेस में आपको यहाँ पे प्रूव करके भी बताई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। ठीक है, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे सारा कुछ क्लियर है ना। ठीक है, चलो आई टोटल आपका इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। किसका प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई टोटल के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो आई टोटल जो है यहाँ पे इसके बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बी डॉट डी एल आपका किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका म्यू नॉट और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम किसी तरीके से इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा डेल क्रॉस बी निकल के आ जाएगा। तो किसका यूज करेंगे, हमने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 वेक्टर कैलकुलस में हमने पढ़ा था, या आपका स्टोक्स कर्ल थ्योरम, स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपको किसके बारे में बताता है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम हमेशा आपको बताता है किसके बारे में, स्टोक्स कर्ल थ्योरम से आपको क्या, यहाँ पे एक मिनट पेन चेंज कर लें फिर बताते हैं। ठीक है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम आपको क्या बताता है कि किसी भी लाइन इंटीग्रल को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में सॉरी सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो डेल क्रॉस बी डॉट डी एस वेक्टर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये आपका ये देखिए ये साइड आपका इसके बराबर है और ये आपका इसके बराबर है, तो ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो इनको इसको बराबर लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे डेल क्रॉस बी डॉट ds वेक्टर आपका इसका जो सरफेस इंटीग्रल है ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट और यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे ds वेक्टर ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड से सरफेस इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा और जो डेल क्रॉस बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है उसको हमने दिखा दिया और साथ ही साथ हमने इसको दिखा दिया, ये इसी को हम लोग डिफरेंशियल दो नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, सर्किटल लॉ। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म कौन सा होता है, इंटीग्रल फॉर्म जो बी डॉट डी एल इक्वल टू हमने म्यू नॉट आई लिखा था, ये आपका क्या होता है, इंटीग्रल फॉर्म होता है। और इसी का अगर डिफरेंशियल फॉर्म पूछे तो ये होता है। और साथ ही साथ हमने क्या दिखा दिया कि कर्ल जो होता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का वो कोई ना कोई आपको वैल्यू देगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया था कि जो कर्ल आपका आएगा वो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किसको दिखाती हैं, एक रोटेशन को दिखाती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे दिखा दिया कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब
जान लेते हैं कि अगर आपको और अच्छे से अपने टॉपिक को या अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चीजों को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ना है, तो आप हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे नवोदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये किन के लिए है? अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में है, तो हमारे बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या मिलेगा? इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, आपको लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जाएगा और यूनिट वाइज रिवीजन आपको करवाया जाएगा। एक यूनिट जैसे ही एंड होता है उस यूनिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट्स जो भी आपका कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट होगा वो मात्र केवल 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट पे 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट पे करवाया जा रहा है। ठीक है, आप इस बैचेज में एनरोल्ड हो जाओगे और अगर आप अभी इस बैचेज को ज्वाइन करते हो तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस 1250 रुपीज में। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी बैचेज में एनरोल्ड हो जाइए। 3 मंथ में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशन तक बनी रहेगी। और हमारे इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप सर्च करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ ही ज्वाइन करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे, आप लोग बैचेस में जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, अब बात करते हैं डाइवर्जेंस की। ठीक है, डाइवर्जेंस आप कैसे प्रूव करोगे? कर्ल तो यहाँ पे प्रूफ हो गया, अब डाइवर्जेंस को आप कैसे प्रूव करोगे? तो देखो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डाइवर्जेंस जो मैग्नेटिक फील्ड का है वो मैं दो तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक आपका बायोट सेवर्ट लॉ से करवाऊंगा और एक आपका इसको मैं प्रूव करवाऊंगा एक सिंपल मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे? यूजिंग गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स आपसे क्या कहता है कि यहाँ पे जो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो होता है किसका? बी डॉट ds, ये इसकी वैल्यू जो होती है किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। अब ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? अब इसका प्रूफ कैसे आप कैसे कर सकते हैं कि ये आपका bds जो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स है वो आपका इसकी जीरो की इसकी वैल्यू जो होती है 0 के बराबर होती है। ये कहाँ से आया? ये मैंने आपको क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ था उसमें क्या बताया था कि जो चार्ज इनक्लोज्ड होंगे वो 1/एप्सिलॉन नॉट के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। वही आपका ये लॉ आपका अगर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ते हो तो ये आपका इसके बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका बी डॉट डी एस इक्वल टू 0 होता है। अगर हम लोग किसी तरीके से इस सरफेस इंटीग्रल को किसमें चेंज कर लें, डेल डॉट बी में चेंज कर लें, तो हमारा यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? कौन सा थ्योरम लगाएंगे? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपसे क्या कहता है कि यहाँ पे किसी भी सरफेस इंटीग्रल को यहाँ पे आप किस में चेंज कर सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी यहाँ पे ये डी वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइड आपस में बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये 0 के भी बराबर होगा। और वॉल्यूम इंटीग्रल आपका उधर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब डेल डॉट बी आपका क्या आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं कि आपका जो डाइवर्जेंस होता है, किसी भी डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो आपका 0 होता है, लेकिन जो डाइवर्जेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का होता था वो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू देता था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि जो डाइवर्जेंस आएगा वो 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये किसी भी फ्लो को, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो को नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दो चीजें हमारी प्रूफ हो गई। और अब इसी डाइवर्जेंस, अब डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट बी का 0 होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डेल डॉट बी का 0 होने का मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स
डजंट एग्जिस्ट। जैसे क्या होता था आपका, जो एक चार्ज, एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, इस प्रकार से आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होती थी। इसी तरीके से जो मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप केवल नॉर्थ, केवल साउथ अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इस डेल डॉट बी का क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स आपके कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि समझ में यहाँ पे आ गया होगा कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 होता है। इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको किसका यूज करके करेंगे हम लोग, यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ, सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ में क्या होता है, डीबी, जो स्मॉल किसी लेंथ एलिमेंट के कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डीबी वेक्टर, वो किससे दिखाया जाता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ये क्या है, बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अब यहां से अगर हम कन्वीनियंट के लिए इस db को b वेक्टर ले लेते हैं, b वेक्टर, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड यूजिंग किसका डॉट करवाते हैं हम लोग, डेल का अगर दोनों साइड डॉट करवा देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यूजिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, यूजिंग डेल, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ डेल बोथ साइड, ऐसे लिख सकते हैं, यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ डेल या डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर बोथ साइड, डेल ऑपरेटर बोथ साइड। डेल आपका क्या होता है, ये का ऑपरेटर होता है ना। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड अगर डेल यूज करोगे तो डेल डॉट बी हो जाएगा, और इधर डेल डॉट ये पूरा टर्म आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इस साइड को बस ध्यान देना है, इधर तो डेल डॉट बी है ही। ठीक है, तो यहाँ पे डेल डॉट बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं क्या करूं, इस डेल को अंदर लेके चला जाऊं, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको मैं बाहर ले लेता हूं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का कांस्टेंट है, करंट भी आपका कांस्टेंट है, तो डेल डॉट आपका यहाँ पे डेल आपका डॉट हो जाएगा किसके साथ, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, हमने क्या कर लिया, आर वेक्टर बाई आर क्यूब को एक साथ और डीएल वेक्टर को एक साथ हमने लिख लिया। आप चाहें तो डीएल वेक्टर बाई आर क्यूब को एक साथ ले सकते हैं और क्रॉस आर वेक्टर के साथ अलग ले सकते हैं। ठीक है, तो आर क्यूब को दोनों में से किसी भी साइड आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि होता है डेल डॉट, अगर डेल डॉट यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी है, डेल डॉट ए क्रॉस बी है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, डेल डॉट डेल क्रॉस ए डॉट यहाँ पे बी हो जाएगा माइनस यहाँ पे डेल क्रॉस बी, और यहाँ पे ये आपका किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपका ए वेक्टर का। ठीक है, ए वेक्टर का मल्टीप्लाई या डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर को दिखा रहा है, ये बी वेक्टर को दिखा रहा है। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, डीएल वेक्टर है, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, आर वेक्टर बाई आर क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे सभी फॉर्मूले में यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो बी आपका कितना है, आर वेक्टर बाई आर क्यूब, और यहाँ पे डेल क्रॉस डी एल वेक्टर ये आपका हो गया। ठीक है, माइनस ए वेक्टर आपका कितना है, डीएल वेक्टर डॉट आपका डेल क्रॉस बी, मतलब डेल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्मूला यूज किया जो कि एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, डेल डॉट ए क्रॉस बी, डाइवर्जेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, इसको मैंने यूज करके इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो
डेल क्रॉस डी एल वेक्टर, मतलब कर्ल ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर। कर्ल ऑफ जो वेक्टर होता है वो हमेशा, जो कर्ल होता है, जो आपका लेंथ होता है, आप ध्यान दीजिए, जो लेंथ होता है वो क्या कभी भी क्लोज्ड हो, मतलब एक कर्व को दिखा सकता है, एक रोटेशन को दिखा सकता है। जो एक लाइन है, एक छोटा सा लाइन है, डीएल का मतलब क्या है, ये लाइन में से छोटा है, ये आपका छोटा सा डीएल लेंथ एलिमेंट है, डीएल वेक्टर। अब क्या ये लेंथ एलिमेंट किसी, क्या रोटेशन को दिखा सकता है, नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे जो डेल क्रॉस डीएल की वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और इस साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डेल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब है। अब हम लोग जानते हैं कि जो आर वेक्टर होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक साइड, देखो आर वेक्टर जो होता है पोजीशन वेक्टर होता है, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जेड के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे आर क्यूब भी है, तो यहाँ पे आर वेक्टर बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे भी आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब दो वेक्टर हमको पता है, ये वेक्टर है और ये डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप और डेल बाई डेल जेड के कैप। ठीक है, ये आपका दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को यहाँ पे रख के अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप और के कैप को रखिए, फिर डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड रखिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक्स बाई आर क्यूब, वाई बाई आर क्यूब और जेड बाई आर क्यूब, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपका, अब अगर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो आई कैप को मान लीजिए लेके हम लोग सॉल्व करें तो इसकी कॉलम, इसको रो को बंद करेंगे। अब देखो डेल बाई डेल वाई का इंटीग्रेशन करना है जेड बाई आर क्यूब से, तो यहाँ पे कहीं पे भी तो वाई नहीं है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा इस टर्म के लिए, तो इसका इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा 0 माइनस 0 आएगा, माइनस जे कैप 0 माइनस 0 आएगा, इसी तरीके से प्लस के कैप 0 माइनस 0 आएगा और यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आप देखिए ये भी साइड आपका 0 हो गया, और ये जो इतनी वैल्यू थी डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर और डेल क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते थे, ठीक है, 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूरी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। जब ये पूरी वैल्यू आपकी 0 आ गई, मतलब देखो इसको, इस पूरे पार्ट को ही तो मैंने उधर लिखा था, इस पूरे पार्ट को ही मैंने फॉर्मूला लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब देखो यहाँ पे जब ये वैल्यू भी 0 आ गई, ये वैल्यू भी 0 आ गई, ये वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये पूरा पार्ट 0 नहीं हो गया। अब देखो इस पार्ट की पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये पूरा पार्ट 0 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से डेल डॉट बी वेक्टर आपका क्या हो गया, 0 के बराबर आ गया, जो कि हमको प्रूफ करके दिखाना था। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, यहाँ पे मैंने अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, आई होप कि कर्ल एंड डाइवर्जेंस और एम्पियर सर्किटल लॉ आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इससे आपके क्वेश्चन कैसे, हाँ सिग्निफिकेंस में आप वही सारी लाइंस आपकी यहाँ पे लिखी गई, देखिए आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट, वही सारी लाइंस लिखी गई हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे शॉर्ट में पूछ देगा, यहाँ पे एम्पियर से राइट, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आपका शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट लिखना है और साथ ही साथ इसका प्रूफ भी करके दिखाना है। सेकंड आपसे पूछ सकता है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रूव कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को पूछ देगा। थर्ड आपसे पूछ देगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, राइट,
proof differential form of, write and prove differential form of Ampere circuital law, differential form of Ampere circuital law, form of Ampere circuital law, सर्किटल लॉ। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म चाहे कर्ल पूछे दोनों आपके सेम ही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि यहाँ पे प्रूव दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स अगर आपके एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं तो यहाँ पे डेल डॉट बी की वैल्यू 0 आती है, तो ये मैंने बताया। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आपको लैंग्वेज के भी फॉर्म में डेल डॉट बी की वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, इसको आपको इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या को क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछेगा तो कर्ल एंड डाइवर्जेंस प्रूव कर्ल एंड डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे डायरेक्टली पूछ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ पे दे देगा कि कौन सा इनमें से विच एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेगा, विच एक्सप्रेशन represent magnetic monopoles do not exist। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है आपसे दे देगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, और यहाँ पे सेकंड देगा डेल डॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे थर्ड दे देगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0, फोर्थ दे देगा डेल क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पे डेल डॉट बी इक्वल टू डेल क्रॉस बी इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे 4 पाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इस फॉर्म में कि विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन इस चीज को दिखाता है, डेल डॉट बी वाले ऑप्शन पे आपका करेक्ट होगा। तो इस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही था आज के क्लास में बच्चों, यहाँ पे अच्छे से हमने देख लिया। और आप लोग जल्दी जल्दी बैचेज में ज्वाइन हो जाइए, इसमें 20% का डिस्काउंट चल रहा है, और जल्दी जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने अच्छे से आपकी क्लासेस ऑलरेडी एप्लीकेशन पे चल रही हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या करिएगा, हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। उस एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन होगा, वहां से इस क्लास का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था आज के क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।